हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक बहुत लंबा इंतज़ार किया आप सबने कि सीटेट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो आई कल रिलीज हो गया है, तो आप सबने चेक भी कर लिया होगा। वैसे पेपर की डेट तो कन्फर्म ही थी, बट अब सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। तो जिसकी तैयारी चल रही थी उसके लिए अच्छा है, जिसने नहीं शुरू की थी प्लीज़ शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीटेट हल्के में मत लीजिएगा। तो आइए, हम लोग हिंदी का है लैंग्वेज 2, क्योंकि कुछ लोग लैंग्वेज 1 लेते हैं, कुछ लोग लैंग्वेज 2 लेते हैं। तो आज हम 2 करेंगे, 1 हम कल करेंगे। तो आइए अपनी तैयारी चेक कीजिए कि कितना आप सबका तैयार है। तो प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे पास, तो ऐसे ही पेपर छपेगा, तो आप सब बताइएगा कितने नंबर आप सब ने स्कोर किए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने पहले भी चैनल बनाया था, बट चैनल किसी कारण रिमूव कर दिया गया, क्योंकि आप सबने बहुत प्यार दिया था उसमें। बट क्या ही कर सकते हैं, 7,000 प्लस लोगों ने मुझे प्यार दिया था, लेकिन रिमूव होने के कारण। बट कोई नहीं, मैंने फिर से स्टार्ट किया है, तो मुझे यकीन है कि आप सब पहले जैसा ही प्यार और सपोर्ट जरूर करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रामानुज शब्द में समास है, तो ऑप्शन है अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, उक्त में से कोई नहीं। तो रामानुज में राम का अनुज, तो अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो आप सभी को पता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये तो संयुक्त व्यंजन हो गए। ये आपके कौन से व्यंजन हो गए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? यारा, लावा। राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। और सॉरी क्या बताया था मैंने यहाँ, सॉरी, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और ये आपके संयुक्त व्यंजन है, ये आपके अनुनासिक व्यंजन है। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला है वाक्याम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? संस्कृत थोड़ी सी वीक है, अगर कुछ गलत पढ़ा हो मैंने तो ज़रूर बताइएगा। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो किसका है ये? विश्वनाथ का, राजशेखर का, श्रीहर्ष का या भास का? तो किसका है? विश्वनाथ का। जिसका भी पेपर है उसने राइट आंसर किया है इसमें। अगला है योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? ऑप्शन है भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है, वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। तो योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसे भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है अनुनासिक है, कंठस्थ है, तालव्य है, मूर्धन्य है। तो कौन सा है? पंचमाक्षर कौन से होते हैं? का, खा, गा, गा, लास्ट में जो पांचवा अक्षर होता है उसे पंचमाक्षर कहते हैं। तो वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कंठ कौन से होते हैं? का, खा, गा, गा। तालव्य कौन से होते हैं? तो आप सभी ने पढ़ा होगा KTM 2 का चटर तप। तो तालव्य में चा, छा, जा आता है, मूर्धन में टा, ठा, डा आता है। अगला है हिंदी भाषा शिक्षण में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग। ऑप्शन है छात्रों के लिए भाषा सीख को कठिन बनाता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो पूछा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में मुहावरे एवं लोकोक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। जैसे बीच में हम बोलते हैं और किसी ने अगर मुहावरा या लोकोक्ति बोल दी तो उस पर क्या होता है कि वो शब्द पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। अगला है जम्बुक शब्द का पर्यायवाची। तो आप सभी ने पर्यायवाची वगैरह पढ़े होंगे। पर्यायवाची मतलब क्या होता है कि जो उसी के समान होता है, समानार्थी शब्द, ठीक है। कहीं कहीं समानार्थी भी दिया जाता है। तो शेर होगा, हाथी होगा, गीदड़ होगा, भालू होगा। तो जम्बुक का पर्यायवाची क्या होता है? गीदड़ होता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्लीज़ सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृति ध्वनि संकेतों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, मौन भाषा, विदेशी भाषा। तो आप सभी को पता है कि हम अपनी बातें किस प्रकार किसी के सामने कर सकते हैं। अगर हमें बोलना है, भाव देना है, तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे, ना कि लिखित भाषा या मौन या विदेशी का, ठीक है। अगला है क्योंकि हम अपनी बातों का आदान प्रदान बोल के ही कर पाते हैं, वैसे लिख के भी करते हैं, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बोल के करेंगे, तो क्या होगा? मौखिक, ठीक है। कविता शिक्षण की किस प्रणाली में कविता के गुण दोषों का विवेचन करके उसके यथार्थ स्वरूप को आंका जाता है? ऑप्शन है समीक्षा प्रणाली, व्यास प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली।
तो पूछा है कविता शिक्षण की किस प्रणाली में कविता के गुण और दोष का विवेचन करके उसके यथार्थ स्वरूप को, तो वो समीक्षा प्रणाली होता है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक मनमोहक तो बश के उजियारो मोह, ही में अनेक मनमोहक बसावो ना। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्या है भाई? एक मनमोहक तो बस के उजियारो मोह, ही में अनेक मनमोहक बसावो ना। तो इनमें कौन होगा? किसी रूप रंग की तुलना नहीं हो रही है तो रूपक नहीं होगा। कोई ऐसा एक शब्द नहीं है जिसमें अनेक अर्थ हो रहे हों, और ना ही कोई ऐसा समान शब्द है जिसका अलग अलग अर्थ हो। तो इसमें कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा। सिंपल सा है, जहाँ भी मन मानो जन जानो मनहु जनहु आ जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। अगला है, रात्रि के प्रथम पहर के समय हेतु एक शब्द। रात्रि का प्रथम पहर, द्वितीय प्रहर, ठीक है, संध्या बेला, ठीक है, गोधूली बेला, तो इन सबको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो रात्रि के प्रथम पहर को क्या कहते हैं? प्रदोष काल कहते हैं। तो राइट आंसर ए। बहुत अच्छा आंसर दिया है जिसने भी दिया है। मातृभाषा शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को वर्ण, लिपि, शब्दों, शब्द समूहों और वाक्य रचना का ज्ञान कराया जाता है? भावात्मक उद्देश्य से, कौशलात्मक उद्देश्य से, ज्ञानात्मक उद्देश्य से। ए और बी दोनों। मुझे पता है कि लगभग लोग डी पे पहुंच जाएंगे, बट नहीं, इसमें क्या बोला है कि मातृभाषा की बात हो रही है। तो शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को वर्ण, लिपि, शब्द समूह और वाक्य रचना का ज्ञान कराया जाता है? तो वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जो तत्काल उत्तर दे सके, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हों। तो भाई किसी भी क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे किया और आपने तुरंत तत्काल उसका उत्तर दे दिया, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो तत्काल उत्तर दे सके। ठीक है। जो तुरंत कविता कर दे, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक शब्द बताइएगा जो तुरंत कविता कर दे। ठीक है। कौन सी भाषा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है? प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5। आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान दिया कीजिए क्वेश्चन में कि क्या पूछा है। ठीक है। तो इसने प्राथमिक स्तर पूछा है। तो राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा। तो कौन सी भाषा है जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है? तो वो मातृभाषा है। वैसे अगर यहाँ जूनियर भी लिखा होता तब भी मातृभाषा ही जाता, क्योंकि और कोई ऑप्शन उसमें ऐड नहीं होता। अगला है, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? तो ये तो बच्चे को पता होगा, व्याभिचारी भाव होता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए, जो पैराग्राफ है, जो हर सीटेट एग्जाम की जान और शान है, वैसे सभी एग्जाम में ये आता ही आता है, बट सीटेट में इसका बोलबाला कुछ ज़्यादा ही है। तो आइए पढ़ते हैं। अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। उसको सफलता तब मिलती है जब समाज उनकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच की विषमता पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें? अगला आगे देखिए। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, पिता मद्यप और माता स्वर्णी हो, माँ बाप में मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चे को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटेपन से ही अश्लीलता और अभद्रता में पले हों, सौंदर्य को जल्दी समझ नहीं पाते। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है। तो पैराग्राफ बहुत अच्छा है, जो आप सभी के लगभग आसपास के वातावरण, जो आपका इन्वायरमेंट, उसमें कोई ना कोई ऐसा घर या परिवार ज़रूर होगा जिसमें ये सारी चीज़ें चलती होंगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो आई होप पैराग्राफ आपको समझ आ गया हो। तो देखते हैं। बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि किसका होता है। तो सर्वप्रथम किसका? समाज का, शासन का, शिक्षक का? नहीं, माता पिता का। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, उसका जो भी लालन पालन, जो इन्वायरमेंट उसका होता है, वो माता पिता के आसपास होता है। तो उनका सबसे पहला दायित्व कौन होते हैं? माता पिता।
उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को प्रमुख माना गया है? समाज, राज्य, अध्यापक, बालक। तो कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को प्रमुख माना गया है? तो गद्यांश में समाज को प्रमुख माना गया है। ठीक है। अगला है स्वैरडी का क्या अर्थ है? मनमानी करने वाली, व्यभिचारिणी, बुरा व्यवहार करने वाली, सीधी और सरल। तो स्वैरडी का क्या अर्थ होता है? जो मनमानी करती हो। आदमी कैसा है? मद्यपान करता है। और औरत कैसी है? जो अपनी मनमानी करती हो। तो उसमें बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? आप खुद समझदार हैं। दाल रोटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो दाल और रोटी, तो ये कौन सा समास है? ये इतरेतर समास है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, दाल और रोटी। ठीक है। तत्पुरुष आप सभी को पता है जहाँ कारक चिन्हों का लोप होता है, द्विगु में जहाँ संख्या आ जाती है, और अव्ययी भाव में जहाँ उपसर्ग होता है। ठीक है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए बेरोजगार। ठीक है। तो रोजगार में क्या लग गया? बे उपसर्ग। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला है मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? जहर पिला देना, मार डालना, बुरा व्यवहार करना, अपराधी बना देना। तो मानस विष देने का क्या होता है? कि जो बुरा व्यवहार करना। ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आते हैं। सेकंड जिसका भी लैंग्वेज 2 होगा उसमें 2 पैराग्राफ आएंगे, और जिसका फर्स्ट लैंग्वेज होता है उसमें 1 पोएम आती है और 1 पैराग्राफ। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य के स्थित बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को छिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थिति न कर पाता है, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्यंभावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुनकर ऐसे ब्यौरेवार प्रदर्शित किए कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। तो ये था पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ हैं, दोनों बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं। एक गलती आपको पीछे कर सकती है, तो पैराग्राफ को हमेशा आप 2 से 3 मिनट लेके, अगर आपको जो भी अगर आपको क्यूपीओ अप्रोच अच्छी लगती है तो आप क्यूपी अप्रोच लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन पढ़िएगा उसके बाद पैराग्राफ पे आइए। या अगर आपको पीक्यू अप्रोच अच्छी लगती है कि पैराग्राफ पहले पढ़ना है और फिर क्वेश्चन करना है, तो दोनों अच्छे होते हैं। बट मेरा मानना है कि हिंदी में आप हमेशा पहले पैराग्राफ रीड कीजिए, फिर आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। बट इंग्लिश या संस्कृत में आप हमेशा पहले क्वेश्चन को ज़रूर रीड करना, फिर पैराग्राफ पढ़ना, क्योंकि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि इंग्लिश और संस्कृत में लोगों को प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो पैराग्राफ पढ़ते ही आप कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फाइंड आउट कर लेंगे आप। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ क्या करती है? विच्छिन्न, सामंजस्य, समन्वय या व्यवस्थित। सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ क्या करती है? समन्वय स्थापित करती है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे जीवन का स्पर्श मिलता है, भावना का स्पर्श मिलता है, बुद्धि का स्पर्श मिलता है, या कल्पना का स्पर्श मिलता है। तो सौंदर्य उपयोगी तब होता है जब उसे किस बात का? जीवन का स्पर्श मिलता है। राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार करने वाला व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति होगा भाई? जो कुत्सित होगा मतलब बुरा व्यक्ति होगा, तो प्रशंसा के लिए तो बना नहीं होगा, अनुकरण के लिए तो होगा नहीं, हम उसकी बात को अपने में पालन करें, दोहराएं, और ना ही विश्वसनीय होगा। तो कैसा होगा? दंडनीय होगा, मतलब मार खाने योग्य होगा ना। अगला है नरक गढ़ा जाने लगा का क्या अभिप्राय है? जीवन दुखमय होने लगा, जीवन प्रकाशमय, जीवन सुखमय, जीवन सरल। तो नरक गढ़ा जाने का मतलब क्या होता है? आपका जीवन जो है वो दुख की ओर जाने लगा है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला
उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? कल्पना के अतिरेक के, यथार्थ के एकांगी अभिव्यक्ति के, सौंदर्य के अतिरेक के या बुद्धि के? तो गद्यांश में किसकी सतर्कता की बात कही गई है कि आप सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा। गूलर का फूल होना आप सभी को पता है कि दुर्लभ होना, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कि जैसे लोग बोल देते हैं कहा भैया आप तो गूलर के फूल हो गए हैं, मतलब बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, तो दुर्लभ वस्तु जो जल्दी से ना दिखाई पड़े, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। जो क्वेश्चन पता होते हैं उनमें टाइम क्यों ही देना ना। चतुर्थी विभक्ति के लिए विभक्ति बोधक चिन्ह का कारक नाम है। मैंने अभी बताया था आपको कि तत्पुरुष क्या होते हैं, कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर आपको सीक्वेंस याद हैं 8 के तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर सीक्वेंस नहीं याद है तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कारक चिन्हों को आप सीक्वेंस से ही याद करेंगे। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति पूछा है, के लिए किसका है, तो अपादान तो है नहीं। संबंध में क्या होता है, काकी के। करण में क्या होता है, में से, ठीक है। अपादान में से अलगाव के लिए होता है और संप्रदान में के लिए। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो इनको क्या करना है, आपको सीक्वेंस में याद करना है। अगला है लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो देखने में लगता है दही स्त्रीलिंग होगा, बट नहीं। दही कैसा होता है, खट्टा होता है। दही खट्टी, नॉर्मल गांव देहात में लोग बोलते हैं कि दही बहुत खट्टी हो गई है, बट नहीं, दही खट्टा होता है। तो दही हमेशा से पुल्लिंग में है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। गायन शब्द के संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प होगा। तो आप सभी ने पढ़ा होगा संधि। तो अगर आपसे सिंपल चीज़ बता दूं मैं कि संधि पूछा जाए कि संधि के कितने टाइप हैं या प्रकार, जो भी आप समझो, तो संधि के कितने प्रकार हैं, तो 3 टाइप हैं, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। बट हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगी स्वर संधि के कितने प्रकार हैं तो आप 5 प्रकार बताएंगे, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। तो गायन का क्या है, तो गायन में क्या होता है, दीर्घ नहीं, गुण नहीं, वृद्धि नहीं, आयादी, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। वैसे ये सभी पार्ट जो हैं ये स्वर संधि के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें कौन सी एक, कौन सी नहीं है, व्यंड संधि इसमें नहीं है, ठीक है। अगला है सॉरी, और आज का लास्ट क्वेश्चन, छंद को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है, सिंगल, जिंगल, पिंगल और डिंगल। तो छंद को किस नाम से जाना जाता है, तो वो पिंगल के नाम से। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन। आई होप आप सबको सेशन पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको सेशन कैसा लगा और आप सबने कितना स्कोर किया। तो अपनी तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए। आपके पास 2 महीने गिने बचे हैं, तो इन 2 महीनों में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 110% सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप आगे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि पहली बार में सीटेट क्वालिफाई हो जाए। और सभी व्यक्ति 90+ के बारे में ही सोचिएगा, ये नहीं कि मैं अदर कास्ट का हूँ तो 82 में मेरा काम हो जाएगा, आप अपने राज्य तक सीमित रह जाओगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, राधे राधे।